नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में। पॉलिटी सेशंस में हम कर रहे हैं पार्लियामेंट में हमने लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, कौन सा अपर हाउस है, कौन सा लोअर हाउस है, दोनों का कॉम्पोजिशन कितना होता है, कितनी सीट्स होती हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम कर रहे हैं इलेक्शन सिस्टम इन लोकसभा। इलेक्शन सिस्टम को भी हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस तरीके से बढ़ती है हमारे देश में, हमारी एक स्टेट में जहाँ पे लोकसभा की सीट्स अलॉट होती हैं, जिस तरीके से लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं हमारे, तो वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस तरीके से बांटी जाती है ये हम क्लियर कर चुके हैं। लेकिन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाद डिसाइड होने के बाद उधर कौन सा कैंडिडेट विजयी होगा, कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन जीतेगा, इसका सिस्टम किस तरीके से होता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 लोग खड़े हुए हैं तो ये वाला कैंडिडेट जीता और सीट इसको अलॉट करनी चाहिए। तो ये ही सिस्टम को हम बोलते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, और इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि लोकसभा में क्या सिस्टम फॉलो होता है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। इसके थ्रू कैंडिडेट इलेक्ट किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं। वहीं पे जो हमने लास्ट पढ़ा था राज्यसभा में, तो आपको याद होगा हम वहां पे क्या पढ़ते थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ते थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। साथ ही साथ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। वाइस प्रेसिडेंट का होता है, वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। तो लोकसभा में ये वाला मेथड क्यों फॉलो नहीं हुआ, क्या कारण थे, क्या डीमेरिट्स थे, वो सब भी हम जानेंगे। तो लोकसभा में हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं लिया और राज्यसभा में फर्स्ट पोस्ट दी पास सिस्टम क्यों नहीं लिया, ये सब सवालों के जवाब भी हम देंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, पर बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा माथाफोड़ी होती है, बहुत बसड़ होती है समझने में कि यार ये सिस्टम क्या है, क्यों इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है और क्यों इन दोनों को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो दोनों के मेरिट्स डीमेरिट्स भी जानेंगे। मोस्टली किस पे रहेगा हमारा फोकस रहेगा फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, लेकिन कहीं कहीं हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। वैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को हम डिटेल में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के फॉर्म में कर चुके हैं, उसका वीडियो आपको अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, प्लीज जाके लिंक चेक करके आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा, टेलीग्राम पे, जैसा आपको पता है टेलीग्राम पे हमने क्विज़ और पोल चालू कर दिए हैं हमारे परचम के ऑफिशियल चैनल पे। तो जो भी बच्चे अभी तक जुड़े नहीं है टेलीग्राम के साथ, वो टेलीग्राम जाके जुड़े। वहाँ आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के ऊपर पोल्स और क्विज़ेस डेली बेसिस पे आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? नाउ लेट अस स्टार्ट विद दी क्लास। सो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, ये है आज हमारा टॉपिक। बस ये छोटा सा टॉपिक है आज का, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। सो ये वो फॉर्म ऑफ सिस्टम है जो कि हम लोकसभा इलेक्शंस में यूज करते हैं। लोकसभा की जो सीट्स हम डिक्लेयर करते हैं, तो उस पर कौन सीट किसको मिलेगी, उसका इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू होता है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के थ्रू होता है। ये वो सिस्टम नहीं है जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम कहाँ यूज करते थे, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लोकसभा में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी प्रोपोर्शनल सिस्टम रिप्रेजेंटेशन फॉलोड इन राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। हमारे देश में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स चुने जाते हैं, वो सब चुने जाते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तक। लेकिन फिर क्या जरूरत पड़ी कि हम फर्स्ट पोस्ट सिस्टम पे गए लोकसभा के टाइम पे। लोकसभा में भी हम यही कंटिन्यू कर सकते थे, क्या कारण था कि हम फर्स्ट पोस्ट पास दी सिस्टम में करेंगे, तो सब अभी हम जानेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको हल्का सा प्रोपोर्शनल सिस्टम वापस बता देता हूं ताकि आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है, जैसा नाम पता पड़ रहा, प्रपोर्शन, उसी रेशो में। क्या प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा अपन ने बचपन में गणित में, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो वो शेयर, उस शेयर में। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये आप राज्यसभा के लिंक से समझिएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का थोड़ा सा अलग होता है, प्रोपोर्शनल का ही पार्ट है। प्रोपोर्शनल भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और एक होता है हमारा, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इसको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रेफरेंस पे वोटिंग हो रही है। और यहां पे होता है लिस्ट बेसिस। क्या होता है, लिस्ट बेसिस। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी दो तरीके से कंडक्ट किया जाता है हमारे देश में, एक होता है लिस्ट बेसिस और एक होता है हमारे किस बेस पे, हमारे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो रियलिस्टिक एग्जाम्पल है वो ये एग्जाम्पल है हमारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि जहां पे ज्यादा कैंडिडेट चाहिए होते हैं वहीं पे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। बनस्पत ये कहां यूज होता है, जहां पे एक ही कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। जैसे प्रेसिडेंट के केस में हमें एक ही प्रेसिडेंट बनाना है ना, एक ही प्रेसिडेंट बनाना है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सिंगल ट्रांसफर वोट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्लियर है बात?
वाइस प्रेसिडेंट भी एक ही बनाना है तो यही वाला मेथड यूज होगा। लेकिन राज्यसभा का मेंबर एक थोड़ी होगा, राज्यसभा के मल्टीपल मेंबर्स होंगे, मल्टीपल पार्टीज रिप्रेजेंट करेंगी, तो वहां पे हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। क्लियर है? सो अब सपोज करो राज्यसभा के इलेक्शंस हुए, इसको ऐसे ना लेके, राज्यसभा के इलेक्शंस हुए और बीजेपी को 40% वोट मिले, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 30% वोट मिले, बीएसपी को 20% मिले और एसपी समाजवादी पार्टी को 10% वोट मिले। सपोज 10% वोट मिले, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में यह होगा कि इसी रेशो में, इसी प्रपोर्शन में इनको सीट्स भी अलॉट कर दी जाएंगी। क्या कर दी जाएंगी? सीट्स भी अलॉट कर दी जाएंगी। तो अगर 100 सीट है तो 40 सीट जाएगी भाजपा के पास, 30 सीट जाएगी कांग्रेस के पास, 20 सीट जाएगी हमारे बीएसपी के पास और 10 सीट जाएगी हमारी समाजवादी पार्टी के पास। सो जिस रेशो में अलग अलग पार्टीज ने अपना रिप्रेजेंटेशन पाया है इलेक्शन में, उसी रेशो में, प्रपोर्शन में उनको सीट्स भी दी जाएंगी राज्यसभा में। ये सिंपल सा कंसेप्ट अभी आपको समझना है, क्योंकि हम फर्स्ट पोस्ट पास द सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा फोकस हमें इस पे नहीं करना। ये जब करेंगे, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करेंगे, तब बात करनी है। अभी हम फर्स्ट पोस्ट कर रहे हैं, तो अभी आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्या लेना है कि जिस रेशो में, जिस प्रपोर्शन में इनको रिप्रेजेंटेशन मिला है, जनता द्वारा चुना गया है, इसका मतलब क्या हुआ? 40% लोगों ने बीजेपी को चुना है, 30% लोगों ने कांग्रेस को चुना है, 20% ने बीएसपी चुना है और 10% ने एसपी चुना है, समाजवादी पार्टी आप कोई भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद लगती है आप भी ले सकते हैं, केजरीवाल के फैन है आप तो वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज जो आपको लग रहा है वो मान ले। एग्जाम्पल हम कोट कर रहे हैं, तो जिस परसेंटेज, जिस प्रपोर्शन, जिस रेशो, कुछ भी आप बोल सकते हो, हर फॉर्म में कर सकते हैं अपन। अभी मैंने आपको परसेंट फॉर्म में दिया है, प्रपोर्शन फॉर्म में भी हो सकता है, रेशो फॉर्म में करेंगे तो रेशो 4:3:2:1, तो ये रेशो फॉर्म में हो गया। क्लियर है? तो मोटा मोटा कंसेप्ट क्या है? जिस प्रपोर्शन में, जिस भाग में, जिस शेयर में इनको लोगों ने चुना है, उसी शेयर के अनुसार इनको सीट्स मिलेगी। कहां पे? राज्यसभा में। तो 40% लोगों ने अगर बीजेपी को चुना है तो 40 सीटें 100 में से किसको पहुंच जाएगी? बीजेपी को पहुंच जाएगी। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं आपको, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। मैथ्स एक जड़ी बूटी है जो आपकी सारी जटिल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकती है। क्लियर है? तो ये मैथ्स आने से क्या है, हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया और हमारे को समझ में भी जल्दी आ जाएगा। वहीं पे मैं भी ये गणित आपको 245 पे करके बताऊंगा तो आपके सिट्टे बिट्टे गुम हो जाएंगे, फिर ये कैलकुलेशन करने में आपका दिमाग उसी में चल जाएगा। पर 100 एक ऐसी चीज है जिसको फिगर आप सब समझते हैं। तो परसेंटेज में भी अगर 40% है तो सीट कितनी हो गई? 40 सीट। बीजेपी की कितनी सीट? 40। सिमिलरली कांग्रेस की कितनी सीट? 30 सीट। फिर आपकी आ गई बीएसपी 20 सीट और एसपी 10 सीट। ये हमारी हमने मान लिया जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? जिस प्रपोर्शन में आपको चुना गया है उसी प्रपोर्शन में आपको हाउस में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आपकी जितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है उतना ही सीट्स आपको आपके हाउस में मिलेगी, यानी कि राज्यसभा में। क्योंकि ये कहां फॉलो होता है? ये फॉलो होता है राज्यसभा में। लोकसभा में ये फॉलो नहीं होता। लोकसभा में हम फॉलो करते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। तो अब चलते हैं हम फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में। ठीक है? अच्छा, इसका एक फायदा क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का? तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू इवन स्मॉलेस्ट सेक्टर्स, स्मॉलेस्ट सेक्शंस। सो किसी पार्टी को अगर 10% वोट भी मिले हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन हाउस में जाएगा ही जाएगा। भले ही वो जाएगा कितना? 10 सीट के लिए जाएगा। किसी को 1% मिला तो एक ही सीट जाएगी, लेकिन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जाएगा छोटे से छोटे सेक्शन का। छोटे से छोटे सेक्शन का क्या जाएगा? प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे। आज का टॉपिक, तो आज का क्या टॉपिक है? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। ये लोकसभा का इलेक्शन का फॉर्म है। कहां पे इलेक्शन यूज होता है? ये सिस्टम लोकसभा में होता है। अब इसको बहुत बेसिकली वापस मैथ्स का यूज करेंगे हम हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये मान लिया मैंने, मेरे देश में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं टोटल। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सिंपल करने के लिए, इजी कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या कर लिया? 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मान ली। यहाँ एक काम करते हैं, इसको पीछे वाले पेज पे ले लेते हैं, यहाँ हमारे को करने के लिए थोड़ी जगह कम मिलेगी, तो यही कर लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम समझा रहा हूँ आपको। ठीक है ना? तो मैंने मान लिया मेरे देश में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। मेरे देश में सिर्फ
4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये मैंने मान लिया, मेरा इतना सा देश है, छोटा सा लिटिल देश है, क्यूट सा, तो इस पे 4 ही मान लिया हमने। अब इसमें हमने माना बीजेपी को मिले 40% वोट, कांग्रेस को मिले 30% वोट, आपको मिले 20% वोट, एसपी को मिले 8% वोट और बीएसपी को मिल गए 2% वोट। ठीक है, बीजेपी को ही ऊपर रखूंगा क्योंकि अभी मोदी लहर है, तो मोदी के अनुसार ही चलेंगे अपन भी, पर ये सिस्टम सब में फॉलो होगा। ठीक है ना। सो बीजेपी अगेन, इधर हमने ले लिया बीजेपी को 30%, क्या ले लिया 30%, कांग्रेस ले लिया हमने 25%, 55 हो गया, आप ले लिया हमने 15%, 80% हो गया और 70% हो गया, और ये ले लिया हमने 18% और 12%, तो कितना हो गया 30 और 25, दिस इज 25, 30, 25, 55, 15, 70, 70 और 30, 100। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे हमने ले लिया 27%, क्या ले लिया 27%। यहाँ पे आ जाओ आप, तो यहाँ पे हमने ले लिया 26%, यहाँ पे ले लिया 16%, यहाँ पे ले लिया 19%, यहाँ पे ले लिया 12%, क्या ले लिया 12%। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितने कितने परसेंट वोट मिले अलग अलग पार्टीज को। ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया 20% बीजेपी, 50% कांग्रेस, 8% आप, 12% ये और 10% ये टोटल 100 ही हो रहा है, 20, 30, 30, 80, 100, सारे 100 हैं, टोटल परसेंट 100 हो गई। तो हमने क्या करा, हमने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी मान ली। हमने पहले तो हमें मान लिया हमारे देश में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, सिर्फ क्वेश्चन को इजी करने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है ना, तो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है टोटल, और ये अलग अलग पार्टीज है जिनको जितने जितने वोट मिले। तो अगर आप यहां देखोगे तो इस वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन विजयी हुआ, बीजेपी विजयी हो गया, बीजेपी जीत गया, 40% वोट इसको मिल गए। यही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि एक्चुअल मेजोरिटी नहीं होने के बाद भी जिस पार्टी का सबसे ज्यादा वोट बैंक है वो जीत गया। तो इधर हुआ क्या, इधर ये हुआ, मेजोरिटी अगर मैं मानूं कि मेजोरिटी लोगों ने करा तो 50% से ज्यादा लोगों ने करना चाहिए मेजोरिटी के लिए, मुझे ऐसा मान सकते हैं अपन कि अगर मैं मानूं कि 100 लोग हैं तो 100 में से कम 51 लोग तो एक आदमी को चुने, तभी उसको बोला जाएगा कि रिप्रेजेंट द मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, आधे से थोड़े से ज्यादा, आधे से एक ज्यादा, तभी तो मेजोरिटी कहते हैं हम। लेकिन यहां पे तो बीजेपी कितने पे विनर हो गया, बीजेपी 40% पे ही विनर हो गया। और ये तो चलो मजाक की बात है, यहां पे देखो बीजेपी 27% पे ही विनर हो गया। तो इससे हमें क्या पता पड़ा कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या है, हमें मेजोरिटी लाना जरूरी नहीं है, हमें दूसरी पार्टियों को बीट करना जरूरी है, दूसरी पार्टियों को बीट करना जरूरी है। हमें पूरी जनता की मेजोरिटी नहीं चाहिए, हमें पूरी जनता की मेजोरिटी नहीं चाहिए कि 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए, हम सिर्फ दूसरी पार्टियों से आगे निकल जाए ना, वही बहुत है। तो दूसरी पार्टियों से आगे निकल गए तो हम वोट हमने जीत गया। तो यहां पे 40% वोट होने के बाद भी बीजेपी के पास वो उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता कौन आएगी, बीजेपी। कौन होगा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी का नेता, मतलब नेता कौन होगा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो होगा बीजेपी का आदमी, बीजेपी का कार्यकर्ता। क्लियर है, जबकि उसको पूरी जनता का रिप्रेजेंटेशन है क्या, ही इज मेनली रिप्रेजेंटिंग 40% ऑफ दी टोटल इलेक्टोरेट, टोटल जो लोग वोट कर रहे हैं उसका सिर्फ 40% लोग ही चाहते हैं कि ये आदमी जीते, ये आदमी यहाँ का सीट, ये आदमी को इस एरिया की, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट मिले। ये तो ठीक है, चलो 40% फिर भी ठीक है। यहाँ पे भी बीजेपी को मिल गई भैया 30% वोट होने के बाद भी, यहाँ पे भी 27% होने के बाद भी बीजेपी को मिल गया। और यहाँ पे आप डिफरेंस देखो, कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस कितना है, मात्र 1% का। मतलब 27% चाहते हैं बीजेपी जीते, 26% चाहते हैं कांग्रेस का आदमी हो, 27% चाहते हैं बीजेपी का आदमी हो, 26% चाहते हैं कांग्रेस का आदमी हो। लेकिन क्योंकि उसने कांग्रेस को 1% से बीट कर दिया, इवन फॉर दैट मैटर पॉइंट से भी कर देगा, तो किसकी पार्टी बनेगी, किसकी सीट मिलेगी, किस पार्टी को सीट मिलेगी, बीजेपी को सीट मिलेगी। क्लियर है बात। और यहां पे अब गए हम, तो यहां पे हमारी कांग्रेस को सीट मिल गई, या किसी भी पार्टी को आप अपनी आप को बोल लो, आपको सीट मिल गई, किसी को मिल गई। क्लियर है बात, क्योंकि यहां पे कौन आगे है, यहां पे आगे है कांग्रेस। पर इससे ये चीज पहले बहुत क्लियर हो जाती है, क्लियर हो जाती है
कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ऑफ द जनता को रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है या मेजोरिटी ऑफ द जनता को खुश करना जरूरी नहीं है। वो एक पार्ट ऑफ कम्युनिटी जो उधर ज्यादा लोग हैं उनको अगर खुश कर दे तो वो इलेक्शन जीत सकती है। बात समझ में आती है? अब सपोज करो बीजेपी का कोई भी एजेंडा है, तो बीजेपी को खुश कितने लोगों को करना है? मात्र 40 लोगों को ही तो करना है। बाकी के 60 भले इनके साथ हो नहीं, यहां पे अगर देखेंगे तो मात्र 27 लोगों को ही तो करना है। बाकी के 73 लोग भले खुश हो नहीं हो बीजेपी से, लेकिन 27 लोग क्योंकि खुश है और एक साथ 27 लोग है, कोई भी बाकी के लोग एक साथ नहीं है, तो बीजेपी को सीट मिल गई। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसका? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम का। पहले मैं आपको बुराई से दिखा रहा हूं कि क्या ड्रॉबैक है, कि आपको एक्चुअल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दूसरी पार्टियों को बीट करना है। दूसरी पार्टीज को अगर आपने बीट कर दिया तो आप इलेक्शन जीत गए। क्लियर है बात? ठीक है, ये है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। तो राज्यसभा ये हो गया, ये वाला पेज हम कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। So it is not the proportional representation is not preferred in लोक सभा। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जिस प्रोपोर्शन में लोग आए, जैसे 40% बीजेपी तो 40% सीट, 30% कांग्रेस तो 30% सीट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको समझाया था क्या होता है, जितने प्रोपोर्शन में वोट आए उतना ही रिप्रेजेंटेशन उनका हाउस में जाएगा। यहां पे क्या है, यहां पे प्रोपोर्शन से मतलब नहीं है, यहां पे जिस पार्टी ने दूसरी पार्टीज को बीट कर दिया वो सीट पा गया, उसको सीट मिल गई, भले ही उसकी टोटल मिला के सीट 27% ही हो। जैसा हमने एग्जांपल देखा था कि बीजेपी को मात्र 27% सीट मिली थी, 27% वोट मिले थे, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन जीत गई, वो उनको सीट उनको मिल गई। क्लियर है? सो द सिंपल मेजोरिटी सिस्टम ऑफ प्रेजेंटेशन डज नॉट रिप्रेजेंट दी होल इलेक्टोरेट। ये बात तो समझ में आती है, समझ में आ गया हमारे को एग्जाम्पल से कि पूरा इलेक्टोरेट तो बटा हुआ है, लेकिन एक चंक ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल को हमने जीत लिया, उनसे हमने वोट कर लिया और इससे हमने बाकी सारी पार्टीज को हरा दिया, तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन इससे ये बात तो तय होती है ना कि पूरी इलेक्टोरेट ये नहीं चाहती, पूरे 100 लोग ये नहीं चाहते, 100 में से सिर्फ 27 लोग ही बीजेपी को चाहते थे, सिर्फ 27 लोग ही बीजेपी को चाहते थे। तो ये क्लियर रिप्रेजेंटेशन हुआ क्या? नहीं हुआ, ये अनफेयर रिप्रेजेंटेशन हुआ। इधर पर्पस क्या हो गया कि आप किसी भी ग्रुप को खुश कर लो। इसलिए आपने देखा होगा हमारी पॉलिटिक्स में लोग ग्रुप पॉलिटिक्स करते हैं कि यार अपने को खुश करना है तो हिंदुओं को खुश करो, अपने को खुश करना है तो मुसलमानों को खुश करो, अपने को खुश करना है तो कॉर्पोरेट को खुश करो। कोई भी एक क्लाइंटेज पकड़ लेंगे, कोई भी एक ग्रुप पकड़ लेंगे और उनको खुश करने की पॉलिसीज बनाएंगे ताकि वो सत्ता में, क्योंकि सत्ता में मेन काम तो है ही नहीं कि 50% चाहिए हमारे को एटलीस्ट 50% चाहिए तो ही हम बन पाएंगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, आप थोड़े से जनता ले आओ, थोड़े से वोट ले आओ, बस दूसरी पार्टी इसको बीट कर दो, तो क्या हो जाएगा, आप सत्ता में आ जाओगे। क्लियर है? और एक और मजे की बात देखो, जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने देखी, इस 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी को मिले थे 40% वोट, इधर मिले थे 30% वोट, इधर मिले थे 27% वोट और इधर मिले थे कितने, 20%। इस वाले में हार गए थे तो 20% वोट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन विजयी? बीजेपी। यहाँ पे कौन विजयी? बीजेपी। यहाँ बीजेपी, यहाँ पे कांग्रेस, आप जो भी आपको लेनी है, ठीक है, नहीं तो बचे हुए हैं वैसे भी, ठीक है। तो 3 में से 4 सीट कौन जीत गया? 4 में से 3 सीट कौन जीत गया? 4 में से 3 मतलब 75% ऑफ द सीट्स आर वन बाय बीजेपी। 4 सीट थी ना टोटल, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें से 3 किसको मिली? बीजेपी को। तो अब अगर आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा, अरे बीजेपी तो भारी बहुमत के साथ आई है, 75% वोट लेके आई है बीजेपी, 75% के साथ ये देश में राज कर रही है। पर एक्चुअल अंदर की कहानी देखोगे तो इन विचारों को तो टोटल मिला के 40 30 70 70 27 70 90 90 117 मतलब टोटल मिला के इनको 30% भी वोट नहीं मिले। 40 + 30 70, 70 + 20 90, 90 और 117 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया आपका 29.25% है सपोज, चेक कर लेना एक बार, फिर भी 29.25%। और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 75% सीट किसको मिली है? बीजेपी को मिली है, भारी बहुमत से आई है, 3 सीटें जीत चुकी है 4 में से। टोटल सीट कितनी है? 4 और 3 बीजेपी जीत गई, मतलब 75% मेजोरिटी। पर एक्चुअल में अगर हम वोटिंग देखें तो इनको कितना वोट मिल रहा है जनता का? 29.25%। पूरी जनता ने जो वोट किया है उसका 29.25% एवरेज वोट है इनका। तो ये हमारी इलेक्शन प्रोसेस का, हमारे चुनाव का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एक तो इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट नहीं करता,
इसलिए हमारे यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग जो हम सुनते हैं, टुकड़े टुकड़े पॉलिटिक्स चलती है, क्योंकि किसी भी टुकड़े को खुश कर दो और वो टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना दूसरे टुकड़ों से, तो आप देश जीत गए, आप सीट जीत गए, आप इलेक्शन जीत गए। क्लियर है बात? वहीं पे अगर ऐसा कुछ सिस्टम हम बनाएं कि पूरी इलेक्टोरेट का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए जैसा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होता है, तो हो सकता है लोग सब इलेक्टोरेट को खुश करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? आई सपोज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स देख लेते हैं अपन अपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के। कई लोगों ने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फाइदर्स थे, यहाँ आज तक भी कई बार ऐसी आवाज़ें उठती है कि हमारी लोकसभा में जो इलेक्शन का सिस्टम है वो क्या हो जाना चाहिए, उसको प्रोपोर्शनल सिस्टम कर देना चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए जैसा कि हम राज्यसभा में यूज़ करते हैं। लेकिन उसके अपने आप में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसके कुछ खामियां हैं। क्या खामियां हैं? सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बांटो, फिर उसके अनुसार सीट्स दो, तो ये सब क्या है, डिफिकल्ट है और कॉम्प्लेक्स है। और हमारे देश की जनता 1947 में थोड़ी सी अनपढ़ हुआ करती थी, थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी हुआ करती थी। कम क्या, रादर पढ़ाई लिखाई का कोई स्टेटस ही नहीं था वहाँ पे, स्टैंडर्ड ही नहीं था। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर दी पीपल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जो कि एडुकेटेड लोग थे, कि उनको ये सिस्टम हमारे किसको करना है भाई। लिस्ट सिस्टम तो फिर भी सिंपल है, लिस्ट सिस्टम तो फिर भी सिंपल है कि 40% रिप्रेजेंटेशन इसको दे दो, 30 इसको दे दो, 20 इसको दे दो और 10 इसको दे दो। ये तो फिर भी ठीक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कि 40 30 20। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक और मेथड मैंने आपको बताया, वो क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि यूज होता है प्रेसिडेंट में। उसमें क्या करते थे हम, याद है ना आपको, कि जो सबसे लीस्ट वोट है उसके वोट बढ़ जाएंगे, फिर इस वाले के वोट उन दोनों में बढ़ जाएंगे। मतलब एग्जैक्ट प्रॉपर आपको वहीं मिल जाएगा। अभी मैं इसको छेड़ूंगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ट्रांसफर होते रहते थे, सिंगल ट्रांसफर वोट। जब तक इसको पूरी मेजोरिटी नहीं मिलेगी वोट ट्रांसफर होते रहेंगे। किसी भी एक इंसान को पूरी मेजोरिटी नहीं मिलेगी, वोट ट्रांसफर होते रहेंगे। तो वो तो और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कौन समझाएगा हमारी देश की मासूम भोली जनता को। तो इस वजह से क्या करा हमने, शुरुआत में ये सिस्टम ले लिया कि लोकसभा में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम को लेंगे, न कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को लेंगे। पर आगे चल के क्या हुआ, हमारे नेता अनपढ़ होते गए और हमारी जनता थोड़ी समझदार होती गई। तो अनपढ़ों ने, जब हमारे नेता कम पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने उस बात पे कोई गौर ही नहीं फरमा रहे कि हमें कौन सा सिस्टम फॉलो करना चाहिए। और वो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स खेलने में खुश हैं, एक ग्रुप को खुश करने में खुश हैं और अपनी देश की सरकारें चला रहे हैं। क्लियर है? सो इट इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, इस वजह से इसे यूज नहीं किया गया। सेकंड, इट इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है, सबको रिप्रेजेंटेशन देना, सबका सिंगल ट्रांसफर वापस कैलकुलेशन करना। सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम एक्सपेंसिव भी है, समय भी ज्यादा खर्च होगा और रिसोर्सेज और पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे। देन बाय इलेक्शन नॉट पॉसिबल। अब क्या होता है, बाय इलेक्शन क्या होते हैं कि भैया बाद में हमारे को कभी इलेक्शन कराने की जरूरत पड़ गई, वाइल ड्यूरिंग दी ऑफिस, की वो मर गया, उन्होंने जो पोस्ट छोड़ दी या सीट छोड़ दी, तो अब क्या होगा। अब सपोज करो चार प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, मैं ड्रॉबैक बता रहा हूं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के, 4 3 2 1, ये इस तरीके से इनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आया। तो सीट कितनी मिली, 4 3 2 1। 4 मिली बीजेपी को, 3 मिली कांग्रेस को, 2 मिली सपा को और ये मिली बसपा को। ठीक है, ये ऐसे सीट मिली, कुछ भी मिली वो आप अपने अनुसार ले सकते हो, जो पार्टी आपको पसंद है, जो चेहरा आपको पसंद है, आप अपनी बना सकते हो। क्लियर है? अब सपोज करो यही रिप्रेजेंटेशन है इनका एक्चुअल। सपोज करो कि कांग्रेस का एक आदमी टपक गया, मर गया, डेथ हो गई भाई साहब एक आदमी की, तो एक सीट खाली हो गई। एक सीट खाली हो गई तो अब आप यहां पे वापस इलेक्शन नहीं करा सकते, वापस इलेक्शन नहीं करा सकते। और मजबूरी में आप किसी भी इंसान को कांग्रेस के बैठा दोगे, किसी भी कांग्रेस की कोई, ये सीट किसको अलॉटेड है, कांग्रेस को अलॉटेड है, ना कि इंसान को अलॉटेड है। तो यहां पे पार्टी पॉलिटिक्स ज्यादा हो जाती है। तो ये किसको बैठाओगे, आप कांग्रेस के किसी भी आदमी को बैठा सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको जनता इलेक्टोरेट पसंद करती हो, क्योंकि यहां पे तो रिप्रेजेंटेशन चुन के हुआ था शुरुआत में, तो कि कौन कौन लोग हैं उसके अनुसार उन्होंने वोटिंग करी थी। 40% बीजेपी को दिया, 30% कांग्रेस को दिया, 20% उनके आदमी को दिया, 10% उनके आदमी को दिया। तब लोगों को कैंडिडेट पता थे। लेकिन यहां पे अगर कोई मर जाता है सीट के टाइम पे, जब उनकी ड्यूरेशन है, तो रिप्लेसमेंट के लिए हम पूरा इलेक्शन वापस नहीं करा सकते, क्योंकि ये सब थोड़ी अपनी सीट छोड़ेंगे, ये सब थोड़ी अपनी सीट, ये तो सब जिंदा है ना, ये तो मौजूद है,
ये थोड़ी बोलेंगे कि भैया आप वापस से इलेक्शन करा दो, वापस जो नतीजा आएगा मान लेंगे। क्लियर है? और नहीं हम एक पोस्ट के लिए इलेक्शन करा सकते हैं जो खाली हुई है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे मजबूरी में, हम कांग्रेस के किसी भी आदमी को बैठा देंगे। हम कांग्रेस के किसी भी आदमी को बैठा देंगे तो इलेक्टोरेट की पसंद जरूरी नहीं है वो हो सकता है, वो नहीं हो सकता हमने राहुल गांधी जी को बैठा दिया, अब राहुल गांधी को लोग पसंद ही नहीं कर रहे। क्लियर है? राहुल गांधी को पसंद नहीं कर रहे लोग, तो वो इलेक्टोरेट का चेहरा नहीं है, जो जनता उनको चाहती ही नहीं थी, पहले कोई और आदमी था। क्लियर है बात? सो इससे क्या हुआ, बाय इलेक्शन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। बाय इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बाय इलेक्शन? क्योंकि बाय इलेक्शन होते ही ये सबकी सीट भी तो चल जाएगी। अब फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में क्या फायदा है? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम ये है कि भैया अगर कोई भी कैंडिडेट जीता हुआ है, वो अगर गुजर गया या वो अगर डेथ हो गई या उन्होंने छोड़ दिया, तो हाथों हाथ पूरे इलेक्शन वापस करा दो ना, क्योंकि एक ही पार्टी और एक ही विजेता है, एक ही विजेता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी है, एक ही विजेता है, खत्म हो गया, चेंज कर दो। यहां पे क्या है, आप सारे के सारे बाय इलेक्शन नहीं करा सकते, सारे के सारे अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है? तो ये एक प्रॉब्लम हो गई, बाय इलेक्शन इज नॉट पॉसिबल। प्रमोट्स ग्रुप मेकिंग, ग्रुप माइनॉरिटी पॉलिटिक्स या ग्रुप पॉलिटिक्स हो गई। कैसे हो गई ये भी समझ में आ ही गया होगा आपको, क्योंकि अगर बीजेपी 27% पे भी जीत जाएगी, जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा, जैसा अगर बीजेपी 27% में जीत जाएगी या कांग्रेस अगर 27% में जीत जाएगी या फॉर दैट मैटर कोई भी पार्टी अगर 27% में जीत जाएगी, तो उस पार्टी का कर्तव्य क्या होगा कि मैं इस 27% को खुश करूं, इन 100 में से इन 27 लोगों को ही खुश करूं, क्योंकि इस पे तो मैं विजेता ही बन गया, मेरे को ज़्यादा माथाफोड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्यों पूरे देश की जनता के बारे में सोचूं, मैं तो मेरे जैसे 27 लोगों के बारे में सोचता हूं। मैं तो जो मेरे एजेंडा पे चलते हैं उनके जैसे 27 लोगों, वो एक ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, उसके बारे में सोचो, उसको खुश करो, आप जीत जाओगे। क्लियर है? तो इससे क्या हुआ, ग्रुप थिंकिंग आ गई, अलग अलग टुकड़े टुकड़े गैंग बन गई, टुकड़े टुकड़े ग्रुप्स बन गए। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने उस छोटे लॉट ऑफ पीपल को भी खुश कर दिया, 27% को भी, 100 में से 27 लोगों को भी खुश कर दिया, 73 भले ही ना खुश हैं, 73 जो लोग हैं वो भले ही ना खुश हैं, वो दुखी हैं, उनसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सब तो बटे हुए हैं। ये 27% इकट्ठे हो गए, छोटा सा ग्रुप, और इनको खुश करने में पॉलिटिक्स चालू हो गई, सारी पार्टियां इनको खुश करने में लगी। तो हिंदू जो पार्टी है वो हिंदुओं को खुश करे जा रही है, मुसलमान जो पार्टी है वो मुसलमान को खुश करे जा रही है, देश की जनता के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। क्लियर है बात? सो ये हमारे फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक। तो अब आप ही बताओ कि ये सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इसके साथ वी एंड दी चैप्टर, और चैप्टर क्या, वी एंड दी टॉपिक फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गया वो सिस्टम। नहीं हुआ तो एक और बार इसकी क्लास ले लेंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट बहुत है, समझना जरूरी है, नॉट फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यूपीएससी में तो सिर्फ ये आपसे डेटा ले रहे हैं, आपसे आपकी जबान ले रहे हैं आपके एग्जाम में। आप बुक में भी देखोगे तो इतना एलेबोरेट एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर आपको अपने देश के बारे में ये नॉलेज होनी चाहिए। आई सपोज आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम कैसे काम करता है और कहाँ हमारे को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कहाँ हमारी चुटकी ली जा रही है। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच।